बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। अभी जबकि मैं आपसे मुखातिब हूँ लाइव, इमरान खान साहब के दो बड़े दिलचस्प स्टेटमेंट्स मेरे सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि उन्होंने कहा है कि मौजूदा आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन दी जाए और नई गवर्नमेंट जो इलेक्शंस के बाद आए वो फिर नए आर्मी चीफ़ को तैनात करे। और दूसरा स्टेटमेंट उनका यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर जज साहिबान मुझे बोलने का मौका देते तो शायद मैं माफ़ी मांग लेता। तो ये दो स्टेटमेंट्स इमरान खान के मेरे सामने आ रहे हैं जो कि दिलचस्प हैं। बहरहाल इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि इमरान खान ये नैरेटिव बिल्ड करें कि एक तरफ तो मुल्क को सैलाब की वजह से तबाही का सामना है और दूसरी तबाही है मईशत की, और उसका जो रूट कॉज है वो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसीलिए हर कीमत पर इलेक्शंस करवाएंगे। क्या कह रहे हैं सुने। मैंने अब आपको कॉल देनी है और कभी भी मैं दे सकता हूँ। मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। साफ और शफाफ इलेक्शन ये नहीं करवाएंगे तो लोग तैयार हैं पाकिस्तान की सड़कों पे आके पुरअमन एहतजाज करके यहाँ जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे। तो एक तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती मुल्क में इलेक्शंस करवाएंगे, दूसरी तरफ गवर्नमेंट के मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा कह रहे हैं कि इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे। इस सारी सूरत हाल में एक दफ़ा दोबारा इमरान खान की तरफ से ये जुमला भी सामने आया कि मुझे माइनस करने की कोशिश की जा रही है और टेक्निकल ग्राउंड पे मुझे माइनस करके चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और आपको याद होगा इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर भी थे तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने ये बात की थी और साथ ये भी कह दिया था कि अगर मुझे माइनस कर भी दें तो उसके बावजूद जो नया आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से वो भी आप लोगों को नहीं छोड़ेगा। ये उस वक्त की अपोजिशन जो मौजूदा हुकूमत है उसको उन्होंने मुखातिब करते हुए यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। एहसन इकबाल ये कह रहे हैं इमरान खान साहब को कि कोई आपको माइनस नहीं करना चाहता, बल्कि आपकी जो कारकर्दगी, आपकी जो स्ट्रेटजी, हिकमत अमली है सियासत को लेकर के, उससे आप खुद अपने आप को माइनस करने की कोशिश कर। मैं इमरान न्याजी साहब को कहना चाहता हूँ कि आपके खिलाफ -1 की कोई साजिश नहीं कर रहा, आप -1 की साजिश खुद कर रहे हैं कि जब सारी कौम सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जुट जाए और आप अपना किबला अलहदा बना के करोड़ों रुपए जलसों पे उड़ाएं, जब आप इस मुल्क की फ़ौज को मजाक बनाएंगे, उसमें तकसीम पैदा करने की कोशिश करेंगे तो आइन और कानून आपके खिलाफ हरकत में आएगा। तो एक तरफ इमरान खान साहब ने खुद इस डिबेट का आगाज़ किया, -1 हो रहा है, -1 हो सकता है, कोशिश की जा रही है कि -1 किया जाए और मुझे साइड पर करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी के अंदर से एक तरफ तो ये आवाज़ें उठ रही हैं कि -1 हो ही नहीं सकता और इमरान खान का कोई मुतबादिल नहीं है, और एक दूसरी तरफ से ये भी बात हो रही है कि इमरान खान को बिल्कुल मिटाने की कोशिश की जा रही है, खुदा न खास्ता उनके कत्ल की कोई साजिश या तैयारी की जा रही है। ये बाबर अवान साहब ने भी आज दहशतगर्दी की अदालत में जब जमानत के ऊपर वो बहस कर रहे थे जो कि एक्सटेंड हो गई है इंटरम बेल इमरान खान साहब की, वहाँ पर भी उन्होंने बोला। और फवाद चौधरी साहब का एक शॉर्ट भी है, वो भी आपको थोड़ी देर में सुनवाता हूँ, लेकिन उससे पहले असद कैसर क्या कह रहे हैं कि जो इमरान खान को माइनस करने की कोशिश करेगा हो जाएगा। कोई -1 नहीं होगा, बल्कि जो ये चाहेंगे कि -1 हो उसका वो -1 हो जाएगा। इमरान खान से ये सवाल आज कोर्ट में एक रिपोर्टर ने भी पूछा कि आपको क्या माइनस करने की कोशिश की जा रही है और क्या ये फॉर्मूला चलेगा जिस तरह से पहले इल्ताफ़ हुसैन को या नवाज शरीफ को माइनस किया गया, क्या उसी तरह आपको माइनस किया जाएगा। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरा कंपैरिजन इन दो पहले इल्ताफ़ हुसैन फिर नवाज शरीफ फिर आप -1 का फार्मूला कब तक चलता है? मुझे नवाज शरीफ एक चोर से और अल्ताफ हुसैन एक दहशतगर्द से मेरा नाम मुआवजा करो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ये कह रहे हैं कि माइनस सिर्फ पाकिस्तान की अवाम कर सकती है और जिसको चाहे वो कर सकती है और जिसको वो प्लस करना चाहे तो वो प्लस हो जाता है। और इस वक्त इमरान खान बहुत मकबूल है, अवाम में मकबूल तरीन लीडर हैं, लिहाजा उन्हें माइनस करना पॉसिबल है। तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये अर्ज़ की कि आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान साहब अपनी ज़मानत में तौसीह के लिए जब जज साहब के सामने पेश हुए तो वहाँ पे भी एक दिलचस्प मुकालमा हुआ इमरान खान के वकील बाबर अवान और जज साहब के माबैन, और वहाँ पर जो रिमार्क्स हैं ऑनरेबल कोर्ट के वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। और उन्होंने तफ्तीशी अफसर से पूछा कि आपने इमरान खान को शामिल तफ्तीश किया है या नहीं किया, तो उन्होंने कहा जी कि इन्होंने सिर्फ एक तहरीरी बयान दिया है लेकिन ये शामिल तफ्तीश नहीं हुए।
तो जज साहब ने बोला कि बयान ही चाहिए था और आपने बरामदगी क्या करनी है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि बिल्कुल फजूल भोंडा किस्म का केस इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का बनाया गया है और दहशतगर्दों की सफ में खड़ा करना इस जुडिशल और लीगल सिस्टम के साथ ज्यादती है, जुल्म है। आप इसको एक्सपोज कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम इतना फजूल है और इतना मैनिपुलेटिव है, यानी कि कोई भी उसको मैनिपुलेट कर सकता है कि आप इमरान खान के खिलाफ भी दहशतगर्दी, वकील तो सहते रहे हैं, वकील सहते रहे हैं, वकीलों के ऊपर दहशतगर्दी लगी भी है, वकला ने उन दहशतगर्दी के मुकदमात को फेस भी किया है, उनके जवाब भी दिए हैं, भुगता भी है और उसके बाद फिर उसमें से बाहर निकले। लेकिन इमरान खान की जहां तक बात है, लोग ये समझते हैं कि भाई इतनी अंधेर नगरी नहीं है पाकिस्तान के जुडिशल लीगल सिस्टम में कि इमरान खान पे भी दहशतगर्दी लग जाएगी एक स्टेटमेंट की बुनियाद पे। दहशतगर्दी तो सिर्फ दहशतगर्दों पर लगती है जो मुआशरे में इंतशार पैदा करते हैं, दहशत फैलाते हैं, खौफ फैलाते हैं, लाशें गिराते हैं, बम धमाके करते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं। तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा हो जाएगा। और मैं हैरान हूं कि अभी हर तारीख पे जमानत में तोसी हो रही है, यानी कि अदालत पूछती है हाँ जी शामिल तफ्तीश किया, वो कहते हैं जी अभी नहीं किया, तहरीरी बयान आ गया, जब ये शामिल तफ्तीश होंगे तो फिर हम तफ्तीश कंक्लूड करेंगे। क्या कंक्लूड करेंगे? पुलिस ने क्या तफ्तीश कंक्लूड करनी है? इमरान खान से क्या बरामद करना है? कोई दस्ती बम बरामद करना है? कोई पिस्टल बरामद करना है? कोई खुदकुश जैकेट बरामद करनी है? मतलब कि इट इज शेमलेस kind of a statement given by the investigating officer before the learned trial court कि जी हमने अभी तफ्तीश करनी है और ये शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे हैं। मतलब कि आपने एक झूठा मुकदमा बनाया, आपने उस बंदे को दहशतगर्दों की सफ में खड़ा किया और अब आप इतनी ढटाई से और बेशर्मी से कहते हैं कि जी हमने इनको शामिल तफ्तीश करना और ये हो नहीं रहे। और जज साहिबान जो है उन्होंने इसी बुनियाद पर कहा कि शामिल तफ्तीश किया जाए और अगली डेट तक फिर अबूरी ज़मानत में तोसी कर दी है। तो बहरहाल फिर अदालत ने यह भी पूछा तफ्तीशी अफसर से कि जो तहरीरी बयान इमरान खान की तरफ से जमा कराया गया कि आपने उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। उसने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा ये तो बदनीयती है, जो मुलजिम ने बयान दिया है आप उसको रिकॉर्ड का हिस्सा तो बनाएं, आपने वो अपने पास तोहफे के तौर पर रखा हुआ है। फिर बाबर अवान साहब ने वहां पर यह बोला कि इमरान खान की जान को खतरा है, इस वजह से हम थाने नहीं जा रहे हैं। वहाँ ये खुद हमें बताते हैं, एजेंसीज वगैरह और ये पुलिस वगैरह हमें खुद बताते हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है, कलदम तंजीमें इमरान खान के पीछे हैं और वहाँ पे खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है। और बाबर अवान साहब ने तो बाकायदा इल्ज़ाम लगाया है कि मॉडल टाउन के सारे मुलजिम इस्लामाबाद में इस वक्त जो हैं वो तैनात हो चुके हैं, उनकी पोस्टिंग हो चुकी है और पुलिस मुकाबले की तैयारी है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जो बाबर अवान ने कोर्ट में दिया इमरान खान की ज़मानत में दलाइल देते हुए, और उन्होंने कहा है कि ये अगर वहाँ पे कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो बाद में ये दो बंदे अपने भी उड़ा देंगे और कह देंगे कि कलदम तंजीम है। ये भी बहुत बड़ी बात कर दी है, बहुत बड़ी बात कर दी है बाबर अवान ने। तो पुलिस बताए, ये बाबर अवान ने कहा कि इन्होंने तफ्तीश करनी है तो फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कर लें, साथ वाले कमरे में बिठा के इमरान खान से तफ्तीश कर लें। और अगर तो तफ्तीश ही मकसद है तो ये हो सकता है, नहीं तो या फिर ये हरासा करना चाह रहे हैं, मकसद ही हरासा करना है, तो उसके लिए कहते हैं कि जी खुद वो चलकर थाने आए और थाने में बात होगी। तो ये सारी वहाँ पर आज सिचुएशन जो है वो डिस्कस होती रही है। और मैं आपसे अर्ज करूँ, मैंने आपको कहा कि फवाद चौधरी ने भी कुछ इसी तरह से बात की कि इमरान खान की जान को भी सुन लें। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान चूँकि इलेक्शनों में नहीं हार रहा तो इसको अब फिज़िकली एलिमिनेट किया जाए और उनकी उसके लिए वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। ये सारे लोग एक्चुअली जो इमरान खान के कत्ल के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं और ये उस सारी स्कीम के छोटे छोटे हिस्सेदार हैं जिसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं और एक मजहबी मुनाफरत पैदा करना चाहते हैं। ये मरियम नवाज शरीफ इसके पीछे सारा जो स्ट्रेटजिक सेल है वो चलाती हैं, पैसे भी वही खर्च करती हैं, स्कीम बनाना जो है वो उनका काम है। इन तमाम लोगों की बारी भी आएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो भी कर लें इसका इनको जवाब मिलेगा। मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सलीम मांडवीवाला ने। मांडवीवाला साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आप सुन ही रहे होंगे फवाद चौधरी साहब का ये स्टेटमेंट जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान के कत्ल की साजिश हो रही है। यही बात उनके वकील बाबर अवान ने आज अदालत में जज साहब के सामने भी की, उनकी ज़मानत में तौसीक़ के हवाले से दलाइल देते हुए। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे एज ए मेंबर ऑफ द प्रेजेंट फेडरल गवर्नमेंट? एहतशाम साहब, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता और मैं समझता हूँ कि दिस इज जस्ट टू create another issue. We are all political parties and we have no such ideas or intentions और इस किस्म की ना कोई political party सोच रखती है और ना
मेरा ख्याल है दिस इज जस्ट टू डाइवर्ट अटेंशन के नया इशू खोल दिया जाए। और ये पहली दफा ये बात नहीं कर रहे, ये व्हाइल ही वाज इन पावर भी यही बातें किया करते थे। तो मैं समझता हूँ इस किस्म की बातें करने से मसले हल नहीं होंगे और इश्यूज इनके ख़त्म नहीं होंगे। अगर आप इस किस्म की गलत बात करेंगे कि जी पॉलिटिकल पार्टी इस किस्म की चीज़ें चाहती हैं, दे आर आफ्टर इमरान खान टू एलिमिनेट हिम, मैं बिल्कुल इसको कंडेम करता हूँ। फिजिकल एलिमिनेशन को अगर हम एक तरफ रख दें तो जो -1 की बात इमरान खान ने खुद की कि चाहते हैं कि -1 हो जाए और किसी तरीके से फिर आगे इसी सिस्टम के साथ आगे बढ़े क्योंकि ये अपनी चोरी छुपाना चाहते हैं, उसको कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए ये -1 की जहाँ तक बात है ना, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी में हर रिजीम में बात होती रही कि जी -1 नवाज शरीफ के टाइम पे अगर आपको याद हो उनकी जब गवर्नमेंट को रिमूव किया थ्रू द कोर्ट्स तो उसमें भी यही हुआ, ये -1 करना चाहते हैं। जरदारी साहब के लिए भी यही बात हुई कि जी ये -1 करना चाहते हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये भी एक जो नैरेटिव है ना, ये सब पे अप्लाई हो चुका है एट एनी गिवन टाइम। बट द फैक्ट इज कि ऐसा भी कोई नहीं चाहता कि जी उनको पॉलिटिकली एलिमिनेट करके व्हाट बेनिफिट एनीबडी विल गेट। मुझे नहीं लगता कि किसी की ये सोच है कि इनको जी पॉलिटिकली एलिमिनेट करके कोई पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि जब मियां नवाज शरीफ को पैनामा जजमेंट के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बाकायदा तौर पे कहती थी कि टेक्निकल नॉकआउट के ज़रिए निकाला गया और -1 किया गया मियां नवाज शरीफ, जबकि बनता नहीं था, मेरिट्स पे आइन और कानून के ख़िलाफ़ जाके ये फैसला है, तो ये -1 है, टेक्निकल नॉकआउट है। इसी तरह आपकी पार्टी के हवाले से, जरदारी साहब के हवाले से भी बातें होती थी, तो आप ये कह रहे हैं कि तब भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, कोई नहीं कर रहा था, ये सिर्फ ऐसे ही बयानात ही थे तब भी? नहीं, देखें ये -1 की मैं बात कर रहा हूँ, क्या फर्क पड़ गया PMLN को? अच्छा। क्या फर्क पड़ गया जरदारी साहब को जेल में डाल के, उनको आइसोलेट करके? क्या पीपल्स पार्टी को कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मेरा ख्याल है व्हाट आई एम ट्राइंग टू सर, फर्क तो पड़ा। मानवीय वाला साहब, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत से आउट है, लंदन में बैठे हुए, ही कुड नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द 4th टाइम। नहीं, वो क्या देखें, पॉलिटिकल पार्टीज रिगार्डलेस बेनजीर कितने साल एग्जाइल में रही, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी कंटिन्यूड द स्ट्रगल एंड पीपल्स पार्टी कंटिन्यूड टू रिमेन एज अ पॉलिटिकल पावर। तो मैं समझता हूँ कि जो भी अगर ये सोच है, मैं आपकी एक बात मान भी लेता हूँ कि जी ये सही कह रहे हैं कि जी इनको एलिमिनेट, तो इससे कोई पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल कंटिन्यू एज अ पार्टी, इट विल कंटिन्यू, देयर पॉलिटिकल स्ट्रगल विल कंटिन्यू। तो ये जिसकी भी सोच हो रहा है या नहीं हो रहा आपके ख्याल में? हो रहा है, किसी की सोच है? मेरा नहीं ख्याल कोई। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये तो जब भी देखें, जब नवाज शरीफ को आपने निकाला थ्रू द कोर्ट्स तो यही बात हुई, इनको अगर प्रोसिक्यूट किया जाएगा थ्रू द कोर्ट्स तो यही बात होगी। तो ये मैं ये समझता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप भले ये करें, their struggle or their party will continue as it is। चलें, पार्टी की बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन एक अल्ताफ हुसैन की भी मिसाल हमारे सामने है कि अल्ताफ हुसैन की सियासत ख़त्म हो गई, ज़ाती तौर पे उनकी ज़ात की हद तक सियासत बिल्कुल ख़त्म हो गई। एक ज़माना था कि कराची में उनकी एक आवाज़ पर शटर डाउन हड़ताल होती थी और इकॉनमी का अरबों रुपए का नुकसान होता था और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बन जाती थी। लेकिन अभी अल्ताफ हुसैन इज टोटली रेलेवेंट जब से वो उनकी जो एक बेसिक वजह थी ना कि पार्टी का बेसिस एक एथनिक बेसिस था और वो हमेशा उनकी पार्टी को हॉन्ट करता था और वो एक पार्टी के लिए हमेशा एक प्रॉब्लम था। तो अगर आप इस बेसिस पे एक पॉलिटिकल पार्टी को चलाएंगे और एक तंजीम को चलाएंगे तो वो हमेशा, मैं आपको बताऊं, ये एथनिक बेसिस पे तो आप उसका रिजल्ट फिर यही निकलेगा जो निकला है।
ठीक है, जिसकी आप बात कर। मानवेल साहब ये बताइएगा कि ऑपोजिशन पंजाब हुकूमत में तब्दीली करने की तैयारी कर रही है, ऐसा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। इफ्तिखार दुरानी साहब ये कह रहे हैं कि PTI की हुकूमत को गिराने की साजिश की जा रही है, हमारे लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, उन्होंने कहा जा रहा है कि पार्टी छोड़ दें। उन्होंने ये भी कहा है कि ऑपोजिशन की पंजाब हुकूमत को गिराने की कोशिशों से मुतल्लिक इमरान खान को हमने आगाह भी कर दी है, और साथ वो फिर उन लोगों को कह रहे हैं कि जो लोग पार्टी छोड़ेंगे ना अहली इनका इंतज़ार करिए, अगर अपनी सियासत प्यारी नहीं है तो बेशक पार्टी छोड़ दें। वो कहते हैं कि हमारे लोगों को बाकायदा तौर पर फ़ोन करके कहा जा रहा है कि PTI छोड़ दो, क्योंकि अब आप लोग पंजाब में इस हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हैं। इसमें कोई सदाकत है? देखें, मेरी बात सुने साहब, देखें पॉलिटिक्स अगर कहीं भी की जाती है तो उसको अगर वो आपको सूट नहीं करती तो आप कहते हैं, अगर हमने जब परवेज इलाही को नॉमिनेट किया एज CM, उस वक्त भी तो वो PTI के कैंडिडेट थे, PTI की टिकट पे MPA थे, नहीं थे उस वक्त, तो इट वाज कॉल्ड एज पॉलिटिक्स। आज अगर हम कोई नो कॉन्फिडेंस करना चाह रहे हैं पंजाब में, PTI की टिकट पे MPA तो नहीं थे ना, वो अपनी PMLQ की टिकट पे ही MPA थे, PTI की टिकट पे तो नहीं थे, उनके तहादी थे। PTI के कोलिशन पार्टनर थे ना, पार्टनर्स। जी, मेरा कहने का मतलब ये, ही वाज पार्ट ऑफ PTI इन अ वे ऑफ कोलिशन विद PTI, और हमने उस वक्त भी तो उनको नॉमिनेट किया कि नहीं किया। ठीक है, अच्छा मुझे ये फरमाए मानवाल साहब, ये फरमाए कि अगर आप लोगों को मौका मिले, लेट्स सपोज, तो आप लोग ऐसा करना चाहेंगे कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ आबादी, और इस वक्त वफाक में जो कुछ भी होता है PTI कहती है कि हम पंजाब में वही करेंगे इन लोगों के साथ, और पंजाब की जितनी ब्यूरोक्रेसी है, इंतज़ामिया है, जितनी पावर है, पावर स्ट्रक्चर, अथॉरिटी, वो सारी इस वक्त PTI के पास है। परवेज़ इलाही साहब के पास 10 सीटें हैं, वो पंजाब के CM बन के बैठे हुए हैं, और मेरे पास इतलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने MPAs खुश नहीं हैं परवेज़ इलाही साहब से, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि इस वक्त जितना उनका फोकस है वो सारा गुजरात और चकवाल की तरफ है, बाकी पंजाब की उन्हें कोई ख़ास फिक्र है नहीं। तो आप लोग अवेल करना चाहेंगे ये अपॉर्चुनिटी कि पंजाब वापस आपके पास है? देखिए, क्यों ना करना चाहें, आप मुझे ये बताएं कि व्हाई शुडंट वी वांट कि पंजाब शुड कम बैक टू अस। देखिए, इन द एंड दिस इज ऑल पॉलिटिक्स। क्यों ना हम कोशिश करें कि जो इनिशियली हमारा प्लान था हम उसको दोबारा इम्प्लीमेंट करें। तो ये तो अगर वो 10 सीटों पे CM बन सकते हैं, हमारे नॉमिनेशन पे भी वो CM बन रहे थे, वो तो लास्ट मिनट हमसे एग्री करके गए। आई मीन इतनी वी वर सरप्राइज कि ऐसी क्या चीज हुई कि जी वो हमसे एग्री करके फिर नेक्स्ट डे उन्होंने माइंड चेंज कर दिया। तो वो भी एक, अगर आप देखने जाएं तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। तो अगर करना चाहेंगे तो प्लान क्या है, कैसे करेंगे? प्लान यही है कि वील ट्राई टू अगेन फॉलो द सेम फॉर्मूला जो उस वक्त हमने फॉलो किया था, दैट वी विल ट्राई कि हम लोगों को विन करें और लोगों के साथ कोलिशन बना के इन्हीं को CM रखें, मगर गवर्नमेंट हमारी हो। यानी कि CM परवेज इलाही साहब हो लेकिन वो आपके साथ मिल जाए। बिल्कुल, व्हाई नॉट। पहले भी तो ये था। और कोई पहले में और अब में क्या फर्क है? जी ठीक है, आप सही कह रहे हैं। बात यही, फर्क सिर्फ ये है कि परवेज इलाही साहब तो इमरान खान के सिपाही बन के कुछ अरसे से आप खड़े हैं, वैसे वो उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगती टू टर्न द टेबल्स अराउंड। तो अभी तो वो कहते हैं उम्मत मुस्लिमा का बड़ा लीडर है इमरान खान और हम उसके पीछे खड़े हैं। ये परवेज इलाही साहब कई हमारे भी सिपाही जो है ना वो PTI में सही, और आज उनके बहुत वाइस चेयरमैन है उनके पार्टी के। तो ये तो मेरा ख्याल अगेन आई विल कम बैक टू द सेम थिंग, इट इज ऑल पॉलिटिक्स, और ये चीजें तो होती रहती हैं, इसमें वी शुड नॉट गेट सरप्राइज। तो क्या किसी के आप लोगों की तरफ से यानी कि PDM की तरफ से परवेज इलाही के साथ कोई मुज़ाकरात, कोई रवाबित हो चुके हैं या हो रहे हैं या होने के इम्कान है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि इम्कान है, मगर पॉलिटिक्स में डायलॉग तो कभी बंद होता नहीं है, हो रहा है स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज में बिल्कुल हो रहा होगा। मतलब एट एवरी लेवल डायलॉग तो कभी भी बंद नहीं हुआ, और परवेज इलाही साहब से हमारी बातचीत तो कभी भी खत्म नहीं हुई। जब उन्होंने ये डिसीजन भी लिया तब भी हमसे बातचीत हुई। तो ये तो मतलब तो क्या ऑलवेज देयर। मानवेल साहब, क्या हमजा शहबाज मान जाएंगे अगर आप 10 सीटों के साथ परवेज इलाही साहब को अपना CM बना देते हैं? उधर पहले भी तो मान गए थे। अच्छा, पहले भी तो वो एग्री कर गए थे, मियां साहब भी एग्री कर गए थे। तो यानी कि मकसद ये है कि किसी तरह हुकूमत PTI की चली जाए, चाहे परवेज इलाही साहब ही वहां पर रहे। सर यहाँ भी तो यही हुआ ना, यहाँ भी तो
फेडरल गवर्नमेंट में भी तो यही हुआ कि पीटीआई के 22 एमएनए डिफेक्ट कर गए। हाँ। जो उनके बड़े डाई हार्ड एमएनए बने हुए थे। हाँ। वो उनको छोड़ के चले गए। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल सर। और अगर मैं आपसे पूछूं, ये तब्दीली अगर होगी तो क्या तवक्को रखें, कितने दिनों तक या कितने अरसे तक कोई तब्दीली हो सकती है? एग्जैक्टली तो मैं आपको टाइम फ्रेम नहीं बता सकता, बट ये जरूर है कि हमारा डायलॉग उनके साथ पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो कोई खास उनकी तरफ से शर्तें सामने आई हैं? देखें, अब चीफ मिनिस्टर से ज्यादा शर्त क्या हो सकती है? मेरे व्यू ये सबसे बड़ी शर्त है, यू नो। और जैसे आज पीटीआई वाले खुश नहीं है, वो शायद तब भी खुश ना हो। एंड दिस इज 10 सीटों के साथ आप जिस पार्टी का सीएम बना रहे हैं विद अदर मेजर पार्टीज प्लेयर्स इन दैट प्रोविंस, ऑब्वियसली दैट इज अ चैलेंज। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प सिचुएशन होगी अगर परवेज इलाही साहब, जो कि अभी बहुत सारे जलसे इमरान खान साहब के साथ कर चुके हैं, गुजरात में भी उनको बुला चुके हैं, उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा लीडर उन्हें डिक्लेयर कर चुके हैं, और उनके साथ वो शेख रशीद ने कहा था ना, चट्टान की तरह खड़ा हूँ, तो चट्टान की तरह खड़े होने का तासुर दे रहे हैं। और अगर आप लोग, वो जरदारी साहब को तो पहले ही मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है और कहा जाता है कि वो जोड़ तोड़ के माहिर हैं, तो अगर वो इस तरह की कोई चीज़ कर जाते हैं तो इमरान खान को तो धचका है सो है। मैं ये सोच रहा हूँ कि परवेज इलाही साहब जस्टिफाई कैसे करेंगे फिर आप लोगों का चीफ मिनिस्टर होना? सर पहले कैसे जस्टिफाई कर रहे थे, मैं यही आपको कहूंगा ना, उस वक्त भी तो वो उनके कोलिशन में थे, उस वक्त भी तो वो पीटीआई के साथ थे एंड दे वर स्टैंडिंग विद पीटीआई ऑल द वे। तो वो तो दे हैव टू सी ओन इंटरेस्ट, दे हैव टू पोजीशन। एक जो अभी इंटरेस्टिंग एक और बड़ा दिलचस्प बयान इमरान खान का सामने आया, उन्होंने अभी जो ज़राई की खबर है मेरे पास, उन्होंने कहा जी कि मौजूदा हुकूमत को मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी चाहिए और जो नई हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद उनको फिर नए आर्मी चीफ का तयन करना चाहिए। तो आप लोग भी इसी तरह देख रहे हैं? ये तो जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है जी, हमेशा वही करती है। अब ये किसी को ऑपोजिशन में रह के, जैसे हम आज अगर उनकी गवर्नमेंट होती तो हम कहते नहीं जी ये तो सबको मिलकर डिसाइड करना चाहिए। तो जो भी सिटिंग गवर्नमेंट है दे विल टेक अ डिसीजन, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है। और अगर वो जो पॉसिबिलिटी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, परवेज इलाही आपके सीएम बन जाते हैं, पीटीआई की हुकूमत चली जाती है, तो मुनस इलाही और राना सनाउल्लाह की सुलह कैसे कराएंगे? सर ये तो मैं आपको बताऊं, आज जो अभी हमारी जो कोलिशन है, एक जमाना आपने देखा होगा कि हमारे कितने इख्तिलाफ थे विद पीएमएलएन, क्या क्या बातें की गई थी और क्या क्या बातें, मगर आज वी आर बोथ सिटिंग इन द गवर्नमेंट एंड वर्किंग टुगेदर। ये तो सर ये व्हाट शुड आई से, दिस इज द फ्लेवर ऑफ पॉलिटिक्स, यू नो। एज यू टॉक एंड यू टेलिंग मी दैट दिस इज अ पॉसिबल सिनेरियो मांडवीवाला साहब, तो मुझे वो परवेज इलाही साहब की फुटेज दिमाग में घूम रही है जब उनके दोनों बाजुओं पे पट्टियां लगी हुई थी और वो कुछ बद्दुआएं भी दे रहे थे, वो मेरे दिमाग में घूम रही है, जहन में घूम रही है। I know sir, I know. It's very hard to believe, but it happens. थैंक यू वेरी मच मांडवीवाला साहब फॉर जॉइनिंग अस। एक हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगले सेगमेंट से आगाज करेंगे। वेलकम बैक टू आवाज़। मैं आपसे बात कर रहा था कि इमरान खान आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। ज़मानत में तौसी होगी 20 सितंबर तक, और याद रहे कि 22 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के केस की तारीख भी है, और उससे ठीक 2 दिन पहले अब दोबारा उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होना। और जज साहब की डायरेक्शन ये थी तफ्तीशी अफसर को कि इमरान खान को शामिल तफ्तीश करें, जो कि इमरान खान के वकील ने कहा कि हमने अपना तहरीरी बयान दे दिया, लेकिन उसके बावजूद ये कहते हैं कि हम शामिल तफ्तीश नहीं हुए। और जज साहब ने भी इस बात पे बरहमी का इजहार किया कि भाई और कैसे वो शामिल तफ्तीश हो, बयान दे दिया है, आप उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, वो आप बना नहीं रहे, और आपने बरामद क्या करना है, रिकवरी क्या करनी है इमरान खान से, जो आप कहते हैं कि शामिल तफ्तीश नहीं हुए अभी तक और हम केस की इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड नहीं कर सकते। असद उमर ने इस हवाले से क्या कहा, आज सुनो। इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा, इससे ज़्यादा घटिया मजाक कोई नहीं हो सकता। खान साहब माफी नहीं मांगते कि मामला खत्म हो जाए? किस बात की माफी मांगनी है? दहशतगर्दी की है उन्होंने क्या? किस बात की माफी मांगनी है? खान साहब JIT के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे? किसमें खान साहब को कोई कानून की जरूरत ही नहीं है, वो सारा जाली वो खत लिखा हुआ था, हो गया भाई जी, सामने तफ्तीश हो गई।
मुझे ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट तज्ज़िया निगार मियां सैफुर रहमान ने लाहौर स्टूडियोज़ में। आपको बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। अतर काज़मी साहब सीनियर तज्ज़िया निगार सहाफ़िया में लंदन से ज्वाइन करेंगे। मियां साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से अतर काज़मी साहब ज्वाइन करेंगे। मियां साहब ये फरमाइएगा, इससे पहले कि मैं ये दहशतगर्दी के केस की तरफ आ जाऊं, क्योंकि पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पे हमने अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ एंड अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ अथॉरिटी बहुत देखा और बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि हम अपनी जुडिशल और लीगल सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं कि भाई जिसके पास ताकत है वो फिर इसको ऐसे मैनिपुलेट कर। बट बिफोर वी कम गो देयर, ये जो अभी बानवीवाल साहब थोड़ी देर पहले मेरे शो में बात करके गए, वो कहते हैं कि यही परवेज़ इलाही साहब हमारे चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। जी, ये हो सकता है आपके ख्याल? नहीं, देखिए वो तो पॉलिटिक्स के बारे में कहते हैं जी आर्ट ऑफ द पॉसिबल, मैं तो इसे कहता हूँ आर्ट ऑफ द प्रैक्टिकल। ठीक, तो यहाँ पे तो जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनके मुताबिक चलती हैं। जैसे अभी आपने बात की कि जी कानून की साथ हमारे जो सिस्टम ऑफ जस्टिस है उसको हम एक्सपोज कर रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं। तो मुझे कल एक टीवी प्रोग्राम में किसी ने पूछा कि जी क्या कानून में इस चीज़ की गुंजाइश है कि समबडी इज अबव द लॉ? तो मैंने कहा प्रैक्टिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस सो मेनी पीपल आर अबव द लॉ। इसमें हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ हमारे वकला हैं, कुछ हमारे तालिबान हैं, कुछ हमारे बाकी ओहदेदारान हैं, जुडिशरी और दीगर सारे, एंड दे आर एंजॉइंग इम्यूनिटीज लाइक एनीथिंग प्रैक्टिकल, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। तो यही चीज़ है कि यही तकरीबन हमारी जितनी प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है मुझे तो दुनिया में कहीं नहीं दिखाई दी। प्रैग्मेटिक एंड एक्सपीरियंट मसलहत वाली या फिर वेंडेटा वाली, इंतकाम वाली। तो आपको लगता है परवेज़ इलाही साहब के लिए इतना ही आसान होगा कि अच्छा अब मैं पीटीआई की तरफ से चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, अब मैं पीडीएम की तरफ से चीफ मिनिस्टर हूँ? आई थिंक वो ही इज अबव दीज थिंग्स। वो काफ़ी हद तक बड़े, मैं उन्हें मुंझे हुए तो नहीं कहता, मैं समझता हूँ बड़े बहुत पहुँचे हुए खिलाड़ी हैं वो। और वो मुझे याद पड़ता है कि जब अभी 2018 के इलेक्शन नहीं होने थे तो ये दोनों भाई, दोनों कजन्स मेरे साथ बैठे, हम चाय इकट्ठे पी रहे थे, मैं इनके घर था, तो 1-on-1 ही होगी ना एक तरह। तो मैंने पूछा कि जी आपके साथ जो हो गया है तो क्या मुस्तकबिल है? तो कहने के क्या मतलब? तो मैंने कहा आपका उन लोगों से रब्ता है, वो आप समझ सकते हैं? मैं समझ गया। तो उन्होंने कहा हाँ जी है। तो मैंने कहा आने वाले वक्त में कोई पीटीआई का बड़ा जोर दिखाई दे रहा है, उनके साथ कोई एडजस्टमेंट? कहते हैं जी बिल्कुल होगी। मैंने कहा फिर उन लोगों का आपके बारे में राय क्या है? उनका जी बहुत अच्छी राय है। तो हमारा उनसे मुतवातर रब्ता है। इन 3-4 सवालों में, इन 3-4 जवाबों में उन्होंने सारी पिक्चर क्लियर कर दी। तो यानी कि अभी भी एस्टैब्लिश, आपको वैसे पूछना चाहिए था कभी राब्ता टूटा है उनसे? नहीं कभी नहीं। मैंने बल्कि एक ऐसे ही दौर में मैंने उन्हें एक सवाल किया, शुजात साहब जो है ना उनकी जुबान की लकनत पे ना जाए, बहुत जीरक है। मैंने एक लफ्ज़ पूछा, मैंने कहा जी सोना बड़ी तब्दीली आ गई, बड़ा दौर चेंज हो गया। जो 2 बड़े अहदेदारों के बारे में, इदारों के बारे में, बड़ों के बारे में कहते थे कि जी मिलिट्री जुडिशल बड़ा इनका नेक्सस है, तो अब भी है। उन्होंने हाथ मिला के जी हाथ मिलाओ, उन्होंने कहा जी और किदा होता है। ये उन्होंने बात पंजाबी में सादगी में हंस के कह दी, तो बट ही मेंट बिजनेस। परवेज़ इलाही साहब पीडीएम से राब्ते में हैं? अच्छा। मेरे इल्म के मुताबिक हैं, बट वन ऑफ द स्टालवर्ट, सारे के साथ नहीं, कुछ के साथ तो उनकी थोड़ी सी वो मुखासमतें हैं। सो डील कैन बी स्ट्रक, डील कैन बी स्ट्रक। और उसमें एक बहुत बड़ा इंटरमीडियरी वो जरदारी साहब हैं। वो जरदारी साहब का तो ऐसा चेहरा, उनके तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके। क्या रिएक्शन होगा? मतलब कि पीटीआई देखें, पीटीआई का भी मिजाज है, इतना आसान नहीं कि पीटीआई को इस्तेमाल करें और उनके चीफ मिनिस्टर बने 10 सीटों के साथ और उसके बाद कहें जी अच्छा जी अल्लाह हाफिज अब मैं उधर जा रहा हूँ। तो पीटीआई का क्या रिएक्शन होगा? लेकिन पीटीआई इज ऑलरेडी वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट इट। आप देखें खुद इमरान खान जो इसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, एक तो माइनस वाली बात कर रहे हैं, -1 वाली, 7 साल वो इधर की भी बात कर रहे हैं। और आप देखेंगे ये बात नहीं है कि अभी चीफ मिनिस्टर साहब जो है हमारे परवेज़ इलाही साहब प्रो एस्टेब्लिशमेंट बयान दे रहे हैं। आज से चंद दिन पीछे चले जाएं, ये हमारा जो यौम आज़ादी का था वो बाकायदा एक 14 अगस्त का, तो मैं उस वक्त मौजूद था वहाँ पे परचम कुशाई की तकरीब पे, जब बाजवा साहब की शान में कसीदे जी बिल्कुल। मैं कहा कि दीन के भी दुश्मन है जो, मैं कहता नहीं, मेरे सामने बैठे उन्होंने ऐसी बातें की कि मुझे अमेरिकन कौंसल जनरल मिले, चाइनीज कौंसल जनरल, वो सामने बैठ गए, मैं इधर बैठा था सामने परवेज़ इलाही साहब। उन्होंने कहा जी हमारे मेहमान बैठे हैं अमेरिकन कौंसल जनरल ये फलां, इन्होंने हमारी बड़ी मदद की। यानी कहाँ वो
एंटी अमेरिकन मंत्रा और कहाँ वो मदद की बात कर रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी याद होगा कि जब पीडीएम के साथ पहले इनके मुज़ाकरात हो रहे थे पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, शुरू में इमरान खान साहब के साथ मिलने से पहले, तो उस टाइम तो ये इमरान खान के बारे में कहते थे कि कोई नैपियां चेंज करना, जी 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 बिल्कुल, और इमरान खान इनको डाकू कहते थे। वो तो बहुत पुरानी बात, वो चलिए वो भी होगी। हम अगर माजी करीब में भी रहे तो अभी की बात है, परवेज इलाई इमरान खान के खिलाफ इंटरव्यूज दे रहे थे। वो हमारी भाभी है मेहर बुखारी साहिबा, उन्होंने बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू किया था परवेज इलाई साहब का, और उसके बाद फिर काया पलटी और फिर इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का बहुत बड़ा लीडर हो गया। सारे और अब सवालों का जवाब खुद ही दे दिया, काया पलटी। तो बात यह कि काया तो हमारे यहाँ ऐसी पलट जाती है, तो काया पलटने वाला जो निज़ाम है, काया पलटने का जो निज़ाम है वो तो यहाँ बदरजा तो मौजूद है, वो तो अभी तक इंटैक्ट है। जब तक उस निज़ाम के साथ या राब्ते हैं या नाराज़गियाँ हैं तो अंपायर की उंगली उठ भी जाएगी, तो अंपायर की उंगली नीचे भी आ जाएगी। तो अंपायर भी अब एक हाल नहीं है, अब लेग अंपायर भी है जो माजी में होते थे, अब जी ठीक थर्ड अंपायर भी है, अब सारे अंपायर। अतर काज़मी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। काज़मी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मैंने पहले बोला लंदन स्टूडियोज लंदन से, लेकिन आप इस्लामाबाद आए हैं। वेलकम टू पाकिस्तान सर। कुछ होना है तुसी पाकिस्तान आ गए हो? वैसे साहब मैं तो आपको मिलने आया हूँ और आपसे खबरें लेने आया हूँ। सर हमें पहले कोई लंदन की खबर बताए ना। खबरें तो ये भी आ रही हैं लंदन से कि मियां नवाज शरीफ वापसी की तैयारी कर रहे हैं और कानूनी लड़ाई में मदद भी फराहम करने के लिए तैयार है मौजूदा हुकूमत। देखिए मियाँ साहब की तो काफ़ी अरसे से ये ख्वाहिश है और उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत सारे जो लीडरान हैं जिनसे हमारी भी बात होती है, उनकी भी ये ख्वाहिश है कि मियाँ साहब वापस आएँ। और जब से ये हुकूमत आई है स्पेशली उस वक्त से जो मियाँ साहब की एक नाराज़गी की या नाराज़गी की वजह भी ये है कि इस हुकूमत ने आके अभी तक कोई ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं उठाए जिसकी वजह से मियाँ साहब की वापसी मुमकिन हो सके। इसहाक डार साहब ने भी पहले अनाउंस किया था कि वो जुलाई में वापस आ रहे हैं, डॉक्टर्स ने उनको इजाज़त भी दे दी थी, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक पाकिस्तान से डॉक्टर्स इजाज़त नहीं देंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब की या उनके दीगर जो लीडरान हैं उनकी वापसी इतनी जल्दी हो सकेगी। और ये जो अभी हम गुफ्तगू फरमा कर रहे हैं कि जी परवेज़ इलाई साहब पीडीएम के चीफ मिनिस्टर शायद बन जाएं, कोई इनकी बातचीत चल रही है, आपके पास क्या खबरें? देखिए इस हद तक तो मैं कंफर्म कर सकता हूं कि मुझे मुख्तलिफ सोर्सेज ने बताया है और पीटीआई के अंदर से भी बताया है कि उनके लोगों से राब्ते हो रहे हैं और मुस्लिम लीग काफ के लोगों से भी राब्ते हो रहे हैं। लेकिन अब ये मसला सिर्फ परवेज़ इलाई साहब का नहीं है, ये मसला है चौधरी ख़ानदान की सियासत का और फ्यूचर की सियासत का। और चौधरी ख़ानदान का जो फ्यूचर है वो है मोनिस इलाई। यहाँ पर उन्होंने फैसला करना है कि क्या इस वक्त इमरान खान को छोड़ के जब जाएंगे मोनिस इलाई या परवेज़ इलाई साहब, तो क्या उससे मोनिस इलाई की सियासत को फायदा होगा, इसलिए कि आगे जो लेगेसी लेके चलनी है वो मोनिस इलाई ने लेके चलनी है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। और पहले भी चौधरी साहब को इस तरफ लाने में मोनिस इलाई साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था और अभी भी मुझे लगता है कि मोनिस इलाई साहब की कोशिश होगी कि जिधर हम हैं उधर ही रहें। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि परवेज़ इलाई साहब के इस वक्त रवाबत हैं पीडीएम के साथ, लेकिन चौधरी मोनिस इलाई का झुकाव इमरान खान की तरफ ज़्यादा है, तो ऐन मुमकिन है कि वो परवेज़ इलाई को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएं कि अब्बा जी अजय नहीं असी छड़नी पीटीआई नाल इत्तेहाद। देखिए परवेज़ इलाई साहब के राब्ते नहीं है, लेकिन परवेज़ इलाई साहब को साथ राब्ते ज़रूर किए जा रहे हैं। चौधरी शुजात साहब के ज़रिए भी राब्ते करने की कोशिश की जा रही है और वो ये समझते हैं कि अगर आप हमारे साथ मिल जाएंगे तो हम आपको वजारत आला तक भी ऑफ़र कर देंगे। इस तरह भी कुछ ज़राए अंदर से पार्टी का बता रहे हैं। लेकिन वही बात है कि सियासत सिर्फ ये 4-5 महीनों की नहीं है, असल सियासत शुरू होनी है जब इंतखाबात होंगे उसके बाद। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो काफ है और खुसूसन उनकी जो फ्यूचर लीडरशिप है वो अपना सियासी मुस्तकबिल इस मौके के ऊपर ऐसे दाव पे लगाएंगे। और इंतखाबात कब होंगे आपके ख्याल में? रवां बरस तो मुझे इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आते। खान साहब कोशिश तो कर रहे हैं और वो अगर आपको नजर नहीं आ रहे ना तो इसका मतलब है कि वाकई इस वक्त वाकई नहीं, उनकी इंफॉर्मेशन सही है। हाँ। ये मतलब कई जराए से भी जो इसको डबल चेक भी किया गया। हाँ। तो अभी कोई इंतखाबात की सूरत हाल नहीं है। उसमें कई किस्म के प्रेटेक्स्ट होते हैं जी, इकोनॉमिक मैनेजमेंट हो रही है जी, IMF से भी जान छूटी है जी, फ्लड है जी, इसको सारा कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेशन तो खैर अभी स्टेज आई नहीं, अभी तो कुछ चीज़ आई नहीं ना जिसमें आप कहें जी हमें गेन्स हो गए तो वी विल कंसोलिडेट द गेन्स।
और दैट रिक्वायर्स अ टाइम प्रोसेस। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब इंटरव्यू दे रहे थे एक निजी टेलीविजन को, और लाइव आने से पहले थोड़ी देर पहले मैं उनको सुन रहा था, तो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को इस वक्त दो एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शंस का सामना है। एक तो वो जो सैलाब की सूरत में तबाही आई है, और दूसरा वो जो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत में बिगाड़ पैदा हुआ है, और अगर हमने उसको कंट्रोल करना है, डैमेज करना है, ख़त्म करना है, रिवाइव करना है या रिवर्स करना है, तो द ओनली वे इज अर्ली इलेक्शंस। ही इज वेरी कन्विंस्ड। हाँ नहीं, वो ठीक है, उनकी तो कन्विक्शन देखें, उनकी कन्विक्शन उनकी अपनी ज़ात के उर्द भी वो फोकस कर रही है। यानी एक तो वो पॉलिटिकली देखें, इस टाइम तो वो पॉपुलर लीडर तो हैं, कोई शक। बट पॉपुलर आई मीन देखें, हम कहते हैं गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। यानी जहाँ पे मेजॉरिटी होगी लोगों की, जिसके पास बड़ा मैंडेट होगा, ही विल बी द विनर इन डेमोक्रेसी, ही विल फॉर्म द गवर्नमेंट। असूल तो ये है। लेकिन इस वक्त कई अंडरकरंट्स चल रहे हैं एक वक्त में, यानी मकबूलियत के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई, मकबूलियत के साथ हर शख्स को मतलब बुरा भला भी कह देना। मुआशरे के अंदर एक ऐसी रेडिकलाइज्ड फॉर्म की सोसाइटी फॉर्म हो रही है कि जिसमें ऐसे लग रहा है कि हमें कई लोगों को, जो अगर इमरान खान के हमायती नहीं, वो खुद को गुनाहगार सा समझने लग पड़े हैं। तो वो ये बाकायदा मैंने लोगों को मैंने एक बड़े रीजनेबल आदमी को किसी को गाली देते देखा है। अच्छा। जिस दिन इमरान खान जब नो कॉन्फिडेंस हुआ है, और मेरे अपने फैमिली के यानी कि ये यानी हम कभी किसी से डिस्कस नहीं करते। इमरान खान अमर बिल मारूफ की बात करते हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि वो इतना स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बिल्ड कर दिया, बिल्ड हो गया जो इमरान खान के साथ नहीं है, वो अब खुद को गिल्ट में महसूस करते हैं। वो तो कर रहे हैं, लोग उनको बावर करा रहे हैं। बड़े बड़े लोग गिल्ट महसूस करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं जी, मियां साहब, बड़े लोग की आगे ना कोई गिल्ट महसूस नहीं करते। नहीं ना करे गिल्ट, तो वैसे अल्लाह के फजल से हमारे यहाँ वो कॉन्शियंस का तो कंसेप्ट ही नहीं है ना, प्रिक ऑफ कॉन्शियंस। लेकिन जब मुआशरे में एक ही दलील रह जाए, देखिए एक बात मैं ज़रूर करूंगा आपके दोस्तों से, देखिए गवर्नमेंट्स जो होती हैं ना, वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट देती हैं। इकोनॉमिक इंजन हमेशा लोग ही होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, मुख्तलिफ तबकात के लोग होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, आपका ट्रेडर होता है, आपका प्रोफेशनल होता है, आपका इंजीनियर होता है, आपका डॉक्टर होता है। आपने कहा कि इंजन होते हैं, इकोनॉमिक इंजन तो लोग ही होते हैं ना, ये सब लोग, डिफरेंट स्किल्ड भी और अनस्किल्ड भी। काज़मी साहब, ये जो इन्होंने बात की, बड़ी प्यारी बात है कि इंजन जो होते हैं वो अवाम होते हैं, और अवाम की मुख्तलिफ कैटेगराइजेशंस हैं, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से वो ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि वो जो इक़्तिदार की रेलगाड़ी का इंजन है, पाकिस्तान के अवाम उसका ईंधन है। पिछले 75 साल से ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो जलता है और फिर इक़्तिदार की गाड़ी दौड़ती है। आप क्या कहेंगे? मैं काफ़ी हद तक आपसे एग्री करता हूँ, और यही वजह है कि अब उनका ये कहना है कि अब हम ईंधन नहीं बनेंगे, अब हम इंजन बनेंगे। देखें, हम जब यहाँ पे ये कहते हैं कि अवाम वो सब कुछ लीड करती है, जमहूरियत के अंदर अवाम अपना वोट देती है, तो फिर अगर हम ये कहें कि अवाम को कोई शख्स भिला फुसला के एक तरफ लेके जा रहा है, या किसी शख्स को गिल्टी फीलिंग होती है क्योंकि वो इस जमात को सपोर्ट नहीं कर रहा, ये कोई इमरान खान का बयानिया नहीं है, ये आपको अवाम का इज्तिमाई शऊर नज़र आ रहा है। या तो आप ये कह दें कि पाकिस्तान की अवाम इतनी बाशऊर नहीं है कि वो जमहूरियत में रहने के काबिल है और अपने फैसले खुद करे, फिर आप कोई और निज़ाम ले आएँ। अगर आपने जमहूरियत रखनी है तो फिर अवाम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन नहीं करनी चाहिए। वो जिसको सही समझेंगे वो उसको वोट देंगे। हो सकता है कि अगले 6 महीने तक वो खान साहब की पॉपुलैरिटी वेव है, 6 महीने के बाद मियां साहब पॉपुलर हो जाएं या कोई और पॉपुलर हो जाए। तो आजकल के दौर में, इस डिजिटल दौर में, मेरे ख्याल में वो दौर गुजर गया जब 2 कॉलमी खबर लगेगी और अवाम की जहन साजी होगी। अब ये वो दौर है जब अवाम सियासतदानों की जहन साजी करते हैं। जो आज काफ लीग बैठी हुई है पीटीआई के साथ, वो इस वजह से नहीं बैठी हुई कि उनको कोई बहुत बड़ा फायदा होगा, वो इस वजह से बैठे हुए उनको पता है कि अवामी मूड क्या है। तो अब अवाम वाकई इंजन बनने जा रही है, लेकिन कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है कि इसको इंजन के आगे फेंक दिया जाए अवाम को और दोबारा रोंद के वही सिस्टम चलता रहे। पर मेरे ख्याल में आजकल के दौर में ये थोड़ा मुश्किल होगा इस तरह ट्रेन को चलाना। ये खान साहब का अभी जो स्टेटमेंट मेरे सामने आया ज़राए से कि जी उन्होंने कहा है कि मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए और नई हुकूमत इलेक्शंस के बाद जो आएगी उन्हें नया आर्मी चीफ तैनात करना चाहिए। तो अब खान साहब क्या सोच रहे हैं? इससे पहले खान साहब बड़ी सख्त लाइन ले चुके हैं मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, मौजूदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़, और अपने जलसों में बहुत सारी तकारीर, बहुत सारे जुमले, बहुत सारी इस्लाहात जिसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे भी हैं और हैं भी। तो अब ऑल ऑफ अ सडन एक स्टेटमेंट आया इमरान खान का, आई वुड से कि एक यू टर्न ही है कि उन्होंने कहा है कि मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए
और फिर नई गवर्नमेंट जो आएगी वो नया आर्मी चीफ लेकर आए। देखिए, इसमें बैरिस्टर साहब पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत अपॉइंट करे या अगली हुकूमत अपॉइंट करे, इस वक्त हमारी जो मिलिट्री की लीडरशिप है वो सारे अहल हैं कि वो मेरिट पे हैं और उनमें से किसी भी शख्स की तैनाती हो सकती है और जो भी करेगा वो उसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, यहाँ पे सियासत इसलिए होती है कि जो इमरान खान साहब ने ये बात की है ये उस सियासी बयानिए का जवाब है जिसका जिक्र आज भी ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि इमरान खान अपनी मर्जी की कोई तैनाती करना चाहता था फौज में। भाई वो भी तो इसी फौज का हिस्सा थे ना, खान साहब ने इधर से ही तैनाती करनी थी। जैसे वो वजीर आजम थे उनका आईनी इख्तियार था, अब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं तो उनका आईनी इख्तियार है। लेकिन ये बात यहां से खान साहब मानते हैं, वो तो कहते हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, वो तो कहते हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को आर्मी चीफ की तैनाती नहीं करनी चाहिए, मुल्क मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता, ये तो अपनी चोरी बचाना चाहते हैं। वो तो नहीं मानते हैं खान साहब। देखें, वो खान साहब का तो अपना बयानिया हो सकता है, लेकिन किसी भी डेमोक्रेसी में एक वो शख्स जो पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हो या उस मुल्क की अदालतों को मतलूब हो, मुल्क से मफरूर हो, उसको तो किसी पटवारी को नहीं तैनात करना चाहिए, उसके पास तो ये भी आईनी इख्तियार नहीं होना चाहिए। लेकिन बात यह है ना किसी भी अहम फैसले में मफरूरी निकाल कर मतलूब तो खान साहब भी अब हैं कुछ 19 मुकदमात में अदालतों को, तो इस पर क्या कहिएगा? नहीं, पर तो खान साहब ये तो नहीं कह रहे कि मुझे दे दो, मैं लगाता हूं अगला आर्मी चीफ। वो ये कह रहे हैं इंतखाबात करवाएं। तो और क्या कह रहे हैं कि मुझे दे दो या आपको दे दो? नहीं, खान साहब ये कह रहे हैं अपनी बात करते हैं। आप इमरान खान इज टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री और वो 2/3 मेजॉरिटी देख रहे हैं। वो मेरी आपकी या मियां साहब की बात तो नहीं कर रहे ना। नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना, तो 2/3 मेजॉरिटी वो अपने घर से तो नहीं लिख के लाएंगे ना, अवाम उनको देगी। अगर अवाम देगी तो वो अपॉइंट करें, अगर दूसरे जीतते हैं वो अपॉइंट करें। अगेन यहां से डिस्कशन जो शुरू होती है वो वहां से शुरू होती है कि जो बयानिया बना के ये लोग इख्तिदार में आए हैं कि इमरान खान ने कोई तैनाती करनी थी, तो क्या इमरान खान ने जो तैनाती करनी थी उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तैनाती इसी मुल्क से होनी थी ना। तो मेरे ख्याल में असल में तो ये उस बयानिए का जवाब है। लेकिन जो पहले मैंने बात की, इदारों को कंट्रोवर्शियल ना बनाएं, सियासत करें, चाहे पीडीएम करे चाहे खान साहब करें, इदारों को बीच में मेरे ख्याल में इस तरह घसीटना कोई मुनासिब नहीं है। सही मियां साहब। नहीं, देखिए, मैं कहता हूं कि आर्मी का एक सिस्टम मौजूद है, उसमें 3 या 4 ऊपर जो जर्नैल हैं सीनियर मोस्ट, वो ही रेकमेंड होते हैं। उनकी बाकायदा एक MS ब्रांच है और CGS होता है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, एक पूरे का पूरा सेटअप है वहाँ। और एक रूटीन में वहाँ पे वो जो लोग टॉप फॉर्मेशन कमांडर्स हैं उन्हीं में से किसी का इंतखाब करना है। मैं कहता हूँ लकड़ी का प्राइम मिनिस्टर हो, बुकमुन सुमुन उमुयुन, जिसको कुछ भी ना पता हो, अंधा गूंगा हो, उसने भी उसमें साइन, उसको उन्होंने कान में आके कहना जनाब ये 5 बंदे ने, तो उसने कहना चलो 1 2 3 4 एक को कर दो। मतलब कि उनमें तो बहुत कम फ़र्क होता है उनकी आपस में कैलिबर में, कॉम्पिटेंस में, एक्सपीरियंस में और उनकी मुख्तलिफ कोर को कमांड करने में। प्रॉब्लम मेरे ख्याल या तो होना कि प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार को स्वाभाविक तो तब है कि अगर वो किसी और को पकड़ के लगा। एक्सटेंशन जो है इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लॉ। हाँ, और इमरान खान साहब लेकर आए जी हाँ। और अगर उस कानून को देखा जाए, इमरान खान साहब लेकर आए। इमरान खान की हुकूमत में ऑपोजिशन ने भी वोट किया, 342 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट वोटेड इन इट्स फेवर, सबने किया। उसमें कोई बंदा भी उसमें एक्सटेंशन है, उसमें इंटरप्रिटेशन ये है कि 1 ईयर की फिर हो जाएगी, 64 ईयर्स तक हो सकती है। जी, अब ये भी कहा जाता है कि 6+1 की भी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मुझे लॉ एक्सपर्ट्स कुछ मिले हैं, मैं तो आई एम नॉट एन अथॉरिटी ऑन लॉ और ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन लोग वो कहते हैं कि इसमें एक्सटेंडेबल अप टू 7th ईयर, 7 ईयर्स तक है। 6 तो हो गई थी। Unless and until the general sitting on the post of the chief of the army attains the age of 64. 64 पे रिटायरमेंट is the ceiling. 64 जैसे एक हाई कोर्ट का जज 62 होता है, जी वो ये सीलिंग है, उसकी सीलिंग इज देयर। हाँ जी। तो अब सीलिंग मुझे नहीं पता वो कितनी एज के, अब तो खैर आई थिंक इज नॉट 64 yet. He is not. I think उनके पास कोई अभी 1.5-2 साल हैं, मेरे ख्याल में 62 के। हाँ, 61-62 के। बहुत शुक्रिया मियां साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आता काज़मी साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आपका शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, बशर्ते ज़िंदगी सेहत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।